यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है अक्टूबर मंथ का, तो इसको यहाँ से देखेंगे पूरा, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे इसके अक्टूबर के। जैसे कि अभी यहाँ पर 29 अक्टूबर है, ठीक है। तो अभी 30, 31 2 दिन आपका और बचा है, 29, 30, 31 बचा हुआ है। तो 3 दिन का वो ऐड करेंगे आगे, और जो पार्ट लाएंगे उसमें, जैसे कि पार्ट 1 इसमें है, पार्ट 1 में आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 2 में वो आएगा, वो भी आपका 50 क्वेश्चन, पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन, करीब 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट कवर होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 ये, उसके बाद 1 से 2 दिन में आपका पार्ट 2 आएगा, और 1 तारीख तक आपका, 2 तारीख तक पार्ट 3, मतलब पूरा यहाँ पर अक्टूबर 2-3 तारीख तक आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम है, जैसे कि आपका यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, आईएएस का एग्ज़ाम है, जो होना है 2026 में, जो होना है मई में, उसमें भी हेल्पफुल होगा उसके लिए, मतलब डेडिकेटेड उसी के लिए यहाँ पर बनाया गया है, राइट। और यहाँ पर जो से कि ईपीएफओ एग्जाम आ रहा है उसमें भी हेल्प आपको करेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से एक एक चीज़ कवर करनी है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात, एनएसए 1980 में केंद्र और राज्य के किसी भी व्यक्ति को भारत की रक्षा विदेशी शक्तियों के साथ संबंध के लिए पूर्वाग्रह कार्य करने के हेतु यहाँ पर सशक्त बनाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो 1980 में जो एनएसए है उसका उद्देश्य था कि भारत की रक्षा विदेशी संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए यहाँ पर हानिकारक गतिविधियों से और व्यक्ति निवारक जो हिरासत है उसके लिए रखना। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात है, अधिनियम के तहत शक्तियाँ लागू करने का अधिकार जिलाधिकारियों के पास होता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जिलाधिकारी जो होता है उसके पास यहाँ पर, या फिर पुलिस आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं, पुलिस कमिश्नर साहब पुलिस होते हैं, और कुछ मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें इस अधिनियम में निरोध आदेश जारी करने के लिए अधिकृत होती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, आपसे अगर बोलेगा यहाँ पर कि जो इस अधिनियम के तहत केवल जिलाधिकारी के पास है, तो गलत होगा बात। केवल जिलाधिकारी पर ऐसी बात यहाँ नहीं बोला है, क्योंकि बोला है कि यहाँ पर लागू करने का अधिकार इनके पास होता है, केवल नहीं बोला है। तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, एनएसए हिरासत दंडात्मक होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हिरासत जो होता है निवारक है, ना कि यहाँ पर दंडात्मक, ठीक है। इसका उद्देश्य कि यहाँ पर अपराध होने पर रोकना और ना कि अपराध में दंड देना, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तीसरा, एनएसए के तहत एक निरोध आदेश को गिरफ्तारी वारंट के बिना निष्पादित नहीं किया सकता है। चौथी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर हिरासत एक निवारक जो होता है, हिरासत होता है, इसे बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। बोला कि नहीं किया जा सकता तो गलत होगा। ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा, तो 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं, ठीक है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, भारत यूरोपीय व्यापार संघ संबंध के विचार करना है। देखते हैं इसको। भारत यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार नहीं है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़े हैं, जबकि यहाँ पर भारत लगभग 9वां सबसे बड़ा भागीदार होगा। तो पहली बात गलत है। सेकेंड बात, 2023 में भारत में यूरोपीय संघ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 5 वर्षों में दोगुना हो गया था। सेकेंड बात ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2023 में एफडीआई दोगुना होने के बाद यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक था, लेकिन हाल ही के वर्षों में एफडीआई स्थिर रहा है ना। तो यह बात गलत होगी। तीसरा, भारत का निर्यात यूरोपीय संघ व्यापार और सेवाओं में लगभग 30% की वृद्धि देखी गई है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत का निर्यात यूरोपीय संघ के व्यापार और सेवाओं में वृद्धि लगभग 30% तक देखी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा? तीसरी बात इसकी करेक्ट होगी। केवल 3 करेक्ट है, तो कितनी बातें सही हैं? केवल एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाइसन है उसके संबंध में विचार करना, जो हमेशा न्यूज़ में देखा जाता है। किससे संबंधित है ये? राइट, देखो यहाँ से जो बाइसन है, बाइसन भारत के पुराने मिग 21 जो लड़ाकू विमान है उसका उन्नत एक संस्करण है, जिसे रूस के सहयोग से यहाँ पर अपग्रेड किया गया था। इसी आधिकारिक तौर पर मिग 21 बाइसन कहा जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। मिग 21 लड़ाकू विमान का उन्नत संस्करण होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, अग्नि पी मिसाइल के संबंध में विचार करना है। अग्नि पी 2 चरणों वाला ठोस प्रणोदक सॉलिड मिसाइल है, जिसकी परिचालन 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि पी, जिसे यहाँ पर अग्नि प्राइम भी कहा जाता है, एक 2 चरणों वाला एक जो कैनिस्टराइज्ड ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी परिचालन सीमा करीब 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। सेकेंड, ये उच्च विस्फोटक थर्मोबारिक या परमाणु वारहेड ले जा सकती है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक परमाणु सक्षम मिसाइल है जो पारंपरिक उच्च विस्फोटक या थर्मोबारिक जो वारहेड है इसके साथ एक परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर पूछा है कौन सा यहाँ से सही होगा?
तो सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरेनियम के संवर्धन के संबंध में विचार करना है। पहला, यूरेनियम के नमूने में यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। पहली बात क्या है? पहली बात स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम संवर्धन का वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यूरेनियम के नमूने में विखंडनीय समस्थानिक यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाई जा सकती है। पहली बात करेक्ट है। नागरिक परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का 40% संवर्धन किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर नागरिक परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का संवर्धन आमतौर पर केवल 3 से 5% तक क्या कर सकते हैं इसको 3 से 5% तक इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। और कम संवर्धन यूरेनियम या एलईयू, तो यहाँ से ये बात 40% तक करते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, एक यूरेनियम नमूना जिसका संवर्धन 20% से कम है उसे उच्च संवर्धन यूरेनियम या एचईयू कहा जाता है। अभी मैंने बताया, ठीक है। उच्च संवर्धन जो हमारा यूरेनियम होता है एचईयू, वह यूरेनियम है जिसमें 235 यूरेनियम की सांद्रता 20% या उससे अधिक होती है, ना कि 20% से कम, ठीक है। 20 से क्या होगी? अधिक होगी, 20 से कम नहीं होगी। किसमें? एचईयू में। तो ये भी बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? केवल एक करेक्ट है, तो ए। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवात जो है टाइफून्स एक समान घटना है। टाइफून्स क्या एक समान घटना है? तो ये क्या बोला है, किसके बारे में, यहाँ पर कहाँ पर ये जो है आएगा, है ना। ये क्या अलग अलग इसके नाम दे सकते हो इसके। देखो, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये चक्रवातों को उनके स्थान पर अलग अलग स्थान पर नाम दिए जाते हैं। जैसे चक्रवात साइक्लोन हिंद महासागर में, ठीक है। और हरिकेन आपको दिया जाएगा अटलांटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। टाइफून पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, छठे का। क्वेश्चन नंबर 7वां, संविधान की छठी सूची के संबंध में विचार करना है। लद्दाख को छठी सूची में शामिल किया गया है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूची यहाँ पर जो छठी इसमें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 यहाँ पर हैं जो AMTM जिसको बोलते हैं, राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित है, और लद्दाख को इसमें शामिल करने की मांग है, लेकिन अभी तक शामिल नहीं किया गया, तो बात गलत हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी सूची में स्वायत्त प्रशासन 6 क्षेत्र हैं, उसमें स्वायत्त जिला परिषद के गठन का प्रावधान करती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल जो 244 का 2 होगा, ठीक है, इसमें इसके तहत छठी सूची स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों को स्वायत्त जिला परिषद के गठन के प्रावधान करती है, जिसमें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। दोनों बातें, पहली बात गलत है, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 7वें का केवल 2 बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 8 है, डिजिटल भारत निधि जो है उसके बारे में विचार करना है। डिजिटल भारत निधि, इसका लक्ष्य क्या है ना, इसका लक्ष्य क्या है ये बोल रहे हैं। देखो, यहाँ पर डिजिटल जो भारत यहाँ पर जो लक्ष्य है, यहाँ पर ये निधि यूनिवर्सल सर्विस जो है ऑब्लिगेशन फंड रहता है, ठीक है। इसका नया नाम इस जो होगा दूर संचार सेवाओं को ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र हैं उस तक पहुँचाना और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर डिजिटल विभाजन को पाटना होता है, ठीक है। तो क्या होगा? 8वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, PM किसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो यहाँ से देखते हैं इसको। पहला है इसमें स्टेटमेंट, PM किसान योग के बारे में विचार करना है। ये एक सरकारी योजना है जो भारत भर में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है इस पहल के तहत जो पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2000 की 3 समान किस्तें, सालाना 6000 रुपये उनके सीधे बैंक में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये की 3 समान किस्तें यहाँ पर होंगे, तो 6000 हो गए, उनको सीधे बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो ये बात करेक्ट हो गई। तीसरी बात, ये आंशिक रूप से भारत सरकार और आंशिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर PM किसान ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। किसकी योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका अर्थ होता है कि 100% पूरा वित्त पोषण जो होगा जितना, वो सब केंद्र सरकार देगी या भारत सरकार देगी, राइट। राज्य सरकारों की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बातें सही थी। क्वेश्चन नंबर 10वां, माउंट डेजर्ट द्वीप हाल ही में खबरों में था, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है यहाँ से करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट डेजर्ट द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में की जो मेन यहाँ पर राज्य के तट है उस पर स्थित है। ये एकेडिया राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका एक घर भी होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब से भी पूछ सकते हैं कि जो एकेडिया राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर ऐसे है, ऐसे करके पूछ सकते हैं, तो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, GI टैग के संबंध में विचार करना है। GI टैग माल की भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जारी किए जाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है,
क्योंकि जीआई टैग माल जो भौगोलिक संकेतक हैं, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत यहाँ पर जारी किए जाते हैं। महाराष्ट्र अधिकतम जीआई टैग वाले उत्पादों में से अग्रणी राज्य होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम जीआई टैग वाले उत्पादों में से जो अग्रणी राज्य होगा महाराष्ट्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर तमिलनाडु होगा। यह कुछ स्रोतों के अनुसार कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है ना। कुछ यहाँ पर कहीं कहीं बताए गए कर्नाटक और उत्तर प्रदेश भी बताए गए हैं, तो भी जो बढ़े हुए हैं उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है। आंसर क्या होगा? सेकंड वाला ये जो महाराष्ट्र, ये तो गलत होगा, राइट। तीसरी बात है, भारत में जीआई टैग वाले प्राकृतिक जो उत्पाद हैं, राइट, ये भारत में जो जीआई टैग वाले प्राकृतिक उत्पाद नहीं है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जीआई टैग वाले प्राकृतिक उत्पाद जैसे बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय और नागपुर का संतरा, ये सब भारत में ही मौजूद है। तो भारत बोला कि इसमें नहीं है, तो ऐसा गलत हो गया, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, 11वें का आंसर एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात, अच्छा इसमें दे रखा है, पूरा स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद बताना है कौन सा सही होगा। पिछले 27 महीनों में इस राज्य में हिंसा और विस्थापन के लंबे समय तक चलने के बाद दौर से एक कॉलेज और लॉ सोसाइटी के इस्तीफे और एक जो उपचुनाव था और राष्ट्रपति शासन के प्रभाव का अनुभव किया गया है। ये किस राज्य की यहाँ पर बात कर रहा है? ऐसा किया गया अभी यहाँ से जो लंबे समय तक ये बात चल रहा है ऐसा। तो आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से करेक्ट आंसर मणिपुर। मणिपुर में काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मणिपुर की स्थिति संदर्भित करता है, क्योंकि खासकर 2023 था उसमें उसके दौरान हुए यहाँ पर जातीय संघर्ष और राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में इसको देखा गया था। तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन वैसे भी आप कर सकते थे, इतना न्यूज़ में था, तो अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो और भी क्वेश्चन कैसे सही होंगे? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आपका सही होना चाहिए था। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन अपने आप से भी यहाँ पे टिक करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन यहाँ पर जो पोलो है उसके संबंध में विचार करना है। ये हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो पोलो है सितंबर 1948, ठीक है, 1948 में यहाँ पर भारत सरकार द्वारा हैदराबाद रियासत में भारत को मिलाने के लिए शुरू किया गया था, ये सैन्य अभियान था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात, इसका नेतृत्व तो जनरल एन चौधरी ने किया था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व तो मेजर जनरल GN चौधरी थे, उन्होंने नहीं किया था, बल्कि जो हैदराबाद के जो सैन्य गवर्नर थे, सैन्य अभियान का नेतृत्व मेजर जनरल GN चौधरी ने किया था, ठीक है, याद रखना है। तो ये बात गलत हो जाएगी, मिलते जुलते नाम है। ओनली वन करेक्ट है। पूछा क्या था? पूछा है इसमें कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। क्वेश्चन 14, अपार यहाँ पर जो आईडी थी, है ना, अपार आईडी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रही थी, उसके बारे में विचार करना है। अपार आईडी स्कूल के स्तर क्रेडिट की पहचान और हस्तांतरण प्रक्रिया उसको सरल बनाती है। पहली बात क्या होगी? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अपार आईडी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसके तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसको ABC बोलते हैं, उसको सक्षम बनाती है, जिससे क्या स्कूल के स्तर क्रेडिट की जो पहचान है और हस्तांतरण सरल यहाँ पर हो जाता है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बात, ये छात्रों को अपने शैक्षणिक संस्थान जो परिणाम होते हैं संचित करने और संग्रहित करने में एक सशक्त बनाती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये छात्रों को उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संचित करने और संग्रहित करने में सशक्त बनाती है। आप अच्छी तरह इसमें ऐड कर सकते हो, रख सकते हो। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, ये भारत में छात्रों के लिए 10 अंक की पहचान करता होगी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 12 अंक की पहचान पत्र है, मतलब पहचान के लिए जान सकते हो आप इसको, 10 अंक का नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन 15 कोटी तीर्थ कॉरिडोर के विकास को हाल ही में मंजूरी मिल गई है, ये कहाँ बना जाएगा? आंसर हो जाएगा 15 का रामेश्वर, तमिलनाडु में इसका करेक्ट आंसर है। कोटी तीर्थ कॉरिडोर रामेश्वर तमिलनाडु में रामानाथ स्वामी मंदिर के पवित्र तीर्थ कुंड के पास कोटी तीर्थ आसपास यहाँ पर विकसित करने की मंजूरी दी गई है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, इसमें बोला है देशांतर जो है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, क्षैतिज रेखाएं जो भूमध्य रेखा में किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दूरी को इंगित करती हैं। पहली बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर देशांतर जो होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो प्रधान मध्य रेखा किसी स्थान के पूर्व पश्चिम को इंगित करती हैं, ना कि दक्षिण उत्तर दक्षिण को, गलत हो गया। सेकेंड, अक्षांश जो होते हैं लेटीट्यूड ऊर्ध्वाधर उत्तर दक्षिण रेखाएं जो प्रधान मध्य रेखा से किसी स्थान के पूर्व पश्चिम दूरी को निर्धारित करती हैं। सेकेंड बात भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तर दक्षिण को करती हैं, पूर्व पश्चिम को नहीं, ठीक है। की पॉइंट आपको याद रखना है कहाँ से गलत हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात है, किसी स्थान का वर्णन उस बिंदु से किया जाता है जहाँ एक विशिष्ट अक्षांश देशांतर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? केवल 3 सही है, एक बात, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 17 यहाँ से देखते हैं, 16 पूरा हो गया। 17 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
ज्ञान भारतम मिशन के बारे में विचार करना है। देखते हैं। मिशन का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि को कवर करना। पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य देश की 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि को डिजिटल रूप में सूचीबद्ध करना और संरक्षित करना होता है। सेकेंड बात, ये संस्कृति मंत्रालय का हिस्सा है। सही है। तीसरा, यह मौजूदा राष्ट्रीय पांडुलिपि जो मिशन है उसका स्थान लेगी। ठीक है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय पांडुलिपि जो मिशन है उसका स्थान नहीं लेगी, बल्कि यहाँ पर ये एक NMM है ना, मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, नेशनल जो हमारी पांडुलिपि मिशन है, इसमें गतिविधि को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर है, ना कि इसका स्थान लेगी, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात है, अनुसूची 1 अब लुप्त प्राय जो स्थिति होती है उसके कारण उच्चतम स्तर की सुरक्षा वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध करती है। पहली बात होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करती है जो इन्हें यहाँ पर पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी होती है और उनका शिकार करना विशेष अनुमति के बिना नहीं कर सकते हो, यह निषिद्ध होता है। सेकेंड बात है, अनुसूचित 2 उन जानवरों की सूचीबद्ध करती है, यहाँ पर करा जाता है या फिर रखी जाती है सूचीबद्ध करके जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती और उनका शिकार किया जा सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित 2 में भी यहाँ पर क्या है, उच्च सुरक्षा वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध करते हैं जिनका व्यापार विनियमित होता है और उनका शिकार निर्दिष्ट होता है या निषिद्ध होता है ना। तो यहाँ से ये बात गलत होगी। ये नहीं कि आप सूचीबद्ध में 2 में है तो यहाँ से इनको आप मार लो और कुछ भी कर सकते हो, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, उत्तरी जो भाग में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। सही आंसर जो ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ठीक है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है और ये पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग का एक प्रतिनिधित्व करता है। सेकेंड बात यहाँ से कि जो मेलघाट, पेंच और जो पलमाऊ हैं, ये तीनों राइट, ये तीनों पश्चिमी घाट में नहीं, बल्कि यहाँ पर मेलघाट और पेंच मध्य भारत में, मेलघाट और जो पेंच है ये मध्य भारत में राइट, और यहाँ पर पलमाऊ जो है उत्तरी भारत में, ये पूर्वी भारत में, ये उत्तरी नहीं पूर्वी भारत में। तो दोनों को लिख लेना है, ये आपका जो मध्य भारत में, ये आपका पूर्वी भारत में, और आपका यहाँ से जो जाएगा ये पश्चिमी घाट में जाएगा। ठीक है, तो आंसर पश्चिमी घाट का पूछा तो यहाँ से ए इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीनों के बारे में आपको याद रखना एक्स्ट्रा और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां है, साक्षरता जो यहाँ पर लिटरेसी है उसके संबंध में विचार करना है। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साक्षरता को पढ़ने, लिखने और समझने के साथ साथ गणना करने में सक्षम बनाना रूप में परिभाषित करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड बात है, ये यूटी जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और राज्य में पूर्णतः साक्षरता को 99% साक्षरता प्राप्त करने के लिए परिभाषित करेगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण साक्षरता आमतौर पर 100% प्राप्त करने के लिए यहाँ पर परिभाषित किया जाएगा, ना कि 99%। ठीक है, पूर्ण साक्षरता बोला तो यहाँ पर 100% होना चाहिए, तो 99 नहीं। केवल एक राज्य या संघराज्य क्षेत्र उसके पूर्ण साक्षरता में हासिल किया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर साक्षरता दर के अनुसार केरल जैसे राज्य लगभग पूर्ण साक्षरता दर हासिल कर चुके हैं, तो यहाँ से केवल एक राज्य नहीं होगा, एक राज्य संघ नहीं होगा। ठीक है, गलत होगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, एक यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सारनाथ बौद्ध स्थल जो है उसके संबंध में विचार करना है। यह वह स्थान है जहाँ मोगलीपुत्र तिस्सा ने अपना तीसरा उपदेश दिया था। पहली बात 21 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, न कि मोगलीपुत्र तिस्सा ने उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथ इस स्थान को मृगदाव या ऋषिपदनम के रूप में संदर्भित करते हैं। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों में सारनाथ को मृगदाव या ऋषिपट्टनम के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, अशोक ने सारनाथ के एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था जो भारतीय गणराज्य के प्रतीक के रूप में काम करता है। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अशोक ने जो सारनाथ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था जिसके शीर्ष पर सिंह चित्रमुख भारतीय गणराज्य के प्रतीक के रूप में काम करता है। 2-3 बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? 2 बातें इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है मानकी मुंडा प्रणाली, इसको लेकर के क्वेश्चन है। मानकी मुंडा प्रणाली के बारे में विचार करना है। यह प्रणाली आंतरिक और स्वशासित तंत्र पर आधारित थी जिसमें करों और भुगतान की अवधारणा से बाहर कोई संप्रभुधिकार नहीं था। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मानकी मुंडा प्रणाली जो मुख्य रूप से झारखंड के जो हो जनजाति हैं, कौन सी हो, ठीक है, HO हो जनजाति है, उनके बीच प्रचलित थी। ये एक पारंपरिक स्वशासित ग्राम शासन तंत्र है। इसमें आंतरिक और स्वशासन पर जोर दिया जाता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात, मानकी और मुंडा
नई राजस्व या भूमि जो संबंधी मुद्दे थे इसकी जिम्मेदारियां संभाली थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गांव के जो मुखिया होते हैं और मानकी, ये 10 से 12 मुंडाओं के समूह का मुखिया होता था। वे राजस्व संग्रह, भूमि संबंधी जो विवाद है उसका निपटारा भी करते थे। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 22 का क्या होगा? पूछा क्या है? सही पूछा तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 23 है, पंबा नदी के संबंध में विचार करना है। ये नदी पश्चिमी घाट के पुलचिमाला पहाड़ी में पेरूमेदु पठार से निकलती है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पंबा नदी पश्चिमी घाट में पुलचिमाला पहाड़ी पेरूमेदु पहाड़ से निकलती है। सही है। सेकंड बात, ये केरल की सबसे लंबी नदी होगी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, ना कि पंबा। ठीक है, पंबा केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी होगी। गलत हो गया। ये विभिन्न चैनलों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में खाली होती है। तीसरी बात भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर पंबा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है, जो अरब सागर का हिस्सा है, ना कि सीधे बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से गलत हो गया। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नियंत्रित लेखा परीक्षक कैग द्वारा अपनी पहली पर किस तरह की रिपोर्ट के अनुसार जो निम्नलिखित राज्यों को जीएसडीपी जो ऋण है उसको अनुपात में और एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे? आंसर हो जाएगा 24 का। देखो, यहाँ जो कैग की रिपोर्ट है उसके अनुसार पंजाब का जो है ऋण से जीडीपी के अनुपात में सबसे, जीएसडीपी का अनुपात सबसे अधिक होगा। इसके बाद पंजाब के बाद यहाँ पर नागालैंड, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ऐसे करके यहाँ पर सीरियल लाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4 ए सही बात है यहाँ से। 25 है, असम राइफल्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ से। असम राइफल्स के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1835 में एक अर्धसैनिक बल के रूप में की गई थी। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर असम राइफल्स की स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में की गई थी, जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल होगा। ये क्षेत्रीय चुनौतियों जैसे विद्रोह और सीमा पार जो तस्करी उसको संबोधित करता है। सेकंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा और विद्रोह को रोकने के लिए सीमा पार तस्करी की चुनौतियों से निपटता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी भारत बांग्लादेश सीमा की रखवाली शामिल होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर असम राइफल्स की मुख्य जिम्मेदारी भारत में हमारी सीमा की जो रखवाली है करना, ना कि भारत बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, किसकी? भारत और यहाँ पर म्यांमार की सीमा में। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर भारत बांग्लादेश की सीमा का रखवाली कौन करता है? बीएसएफ करता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। इसकी आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो यहाँ से दो बातें इसकी सही है। 25 के 26 नंबर है, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है इसके बारे में विचार करना है। इसके संरचना परियोजना के संबंध में विचार करते हैं। इसकी कल्पना नीति आयोग ने की थी और इसे 2024 में शुरू किया गया था। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर परियोजना का कल्पना नीति आयोग ने नहीं, बल्कि यहाँ पर 2021 में यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, न कि 2024 में। तो ये बात गलत हो गई। सेकेंड बात, हाँ नीति आयोग ने की थी, लेकिन यहाँ पर 2021 में। ठीक है, सेकेंड बात है, परियोजना में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक टाउनशिप और एक विकास शामिल होता है। सेकंड बात यहाँ से सही होगी। और एक टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र भी शामिल इसमें होगा। ठीक है, इसको भी ऐड कर सकते हो। सेकंड बात सही है। ये परियोजना भारत की समुद्री विजन 2030 के साथ जुड़ी होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह परियोजना भारत की समुद्री विजन 2030 के साथ जुड़ी हुई है, जिसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब बनाना। ठीक है, 2030 तक। दो बातें सही हैं, पहली बात गलत थी। 2 और 3 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन पोलो वह सेना अभियान था जिसे भारत द्वारा किसको मिलाने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 27 का, ये हैदराबाद को मिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारतीय संघ में एकीकृत करने के लिए शुरू किया गया था, जो सेना अभियान था इसका। क्वेश्चन 28 है, H1B वीजा के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, ये 3 साल के लिए वैध होता है। H1B वीजा जो 3 साल के लिए वैध होता है, इसे अधिकतम 6 साल तक बढ़ा भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। पहली बात सही है, ये एक गैर नवीकरणीय होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये नवीकरणीय होता है और कुछ शर्तों के तहत आगे मतलब सालों में बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नवीकरणीय नहीं होता है। ये क्या होता है? ये हो जाएगा हाँ, ये गैर नवीकरणीय नहीं होता, ये नवीकरणीय होता है। ठीक है, ये बात गलत होगी। तीसरी बात, H1B वीज़ा पर कोई कैपिंग नहीं होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर H1B जो वीज़ा है इस पर एक वार्षिक कैपिंग होती है, जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। और वर्तमान में कितना है?
85,000 कैपिंग इसकी, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी आपका सब गलत है। ठीक है, और सेकंड वाला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर गैर नवीकरणीय था, बल्कि होना चाहिए नवीकरणीय। ठीक है, और यहाँ पर बोला कोई कैपिंग नहीं थी, तो गलत है, क्योंकि कैपिंग यहाँ पर 85,000 है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 ज्ञान भारतम मिशन है, उसके लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। पांडुलिपि, अच्छा ज्ञान भारतम मिशन संबंधित है किससे पूछ रहा है? ठीक है, ये संबंधित है पांडुलिपि से। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत की जो विशाल पांडुलिपि है, संपदा का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पृथ्वी की परतों के संबंध में विचार करना है। मेंटल सबसे ऊपरी परत है, जहां सभी प्रकार की जीवन और राहत सुविधाएं स्थित होती हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल जो होता है क्रस्ट के नीचे स्थित, क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है, जहां सभी प्रकार के जीवन और राहत सुविधाएं स्थित होती हैं। सेकेंड बात, स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग, कठोर भाग शामिल होता है। ठीक है, ये क्रस्ट का हिस्सा होता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, कोर जो होता है, कोर पृथ्वी के केंद्र तक फैला होता है और मुख्य रूप से लोहे, आयरन जो होता है और निकेल जैसी धातु से बना होता है। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? दोनों सही है, 2 और 3। पहली बात गलत थी, तो 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिसको बोलते हैं पीबीटीजीएस, ठीक है, इनके संबंध में विचार करना है। वे ढोबार आयोग कमीशन जो था, ढोबार कमीशन 1960-61 की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उसकी एक उपश्रेणी है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकेंड, पीबीटी जो है ये जनगणना, पीबीटीएस की जनगणना अलग से की जाती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पीबीटी होती है इनकी जनगणना अलग से नहीं की जाती है, वे अनुसूचित जनजाति एसटी की कुल जनगणना का हिस्सा होते हैं। ठीक है, पीबीटी जो है, पीबीटीजी है, इनकी केवल क्या है, ओडिशा में पाए जाते हैं। ऐसा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पीबीटीजी समूह होते हैं ये भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, न कि केवल ओडिशा में। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से 31 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32 नवीनतम 2023 नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण के शिशु मृत्यु दर के आंकड़े के संबंध में विचार करना है। भारत में आईएमआर के पिछले दशक में वृद्धि हुई है। ठीक है, आईएमआर मतलब शिशु मृत्यु दर जो है वो। तो पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत की आईएमआर पिछले दशक में गिरावट आई है, वृद्धि नहीं देखी गई है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ आईएमआर एक अंक में है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केरल एकमात्र राज्य नहीं जिसकी यहाँ पर आईएमआर एकल है, बल्कि यहाँ पर मिजोरम और नागालैंड में भी आईएमआर एक अंक होगी। ये बात गलत होगी। ठीक है, बोला केरल एकमात्र, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आईएमआर सबसे अधिक है, जबकि आईएमआर 37 है। ठीक है, इन तीनों की। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, साथ ही ओडिशा भी मान सकते हो, ओडिशा और बिहार में भी आईएमआर सबसे अधिक है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर है। 37 का आंकड़ा पुराने सर्वेक्षणों में संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये राज्य हैं सबसे अधिक आईएमआर वाले राज्य होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? तीसरी बात इसकी करेक्ट है। पूछा क्या है, कितने सही है? तो एक स्टेटमेंट इसका सही है। एक एक बात याद रखना कि आईएमआर में कौन से यहाँ पर राज्य आगे है, कौन से हैं, कौन सी रैंक इसकी है। ठीक है, कौन कौन से एक रैंक के साथ यहाँ पर आगे हैं। ठीक है, तो यहाँ से किस में गिरावट देखी गई है और किस में यहाँ पर इसके एक अंक के साथ बताया जा रहा है। तो ये सब बातें आपको नोट करना है। कुछ देखो की पॉइंट यहाँ पर, इसको की पॉइंट आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, जो अक्टूबर की मैं करा रहा हूँ करंट अफेयर्स, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा इसका, लेकिन यहाँ से जो अपने साइड से एक अच्छा सा नोट बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो की पॉइंट यहाँ से लिखते चलो हर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 33 है, चांगथांग माडिस हवाई पट्टी और जुर्मा घाटी जो है उसके क्षेत्र में खबरों में स्थित थे। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। चांगथांग माडिस हवाई पट्टी और जुर्मा घाटी के क्षेत्र खबरों में देखे गए थे, न्यूज़ में थे, मतलब ये तो यहाँ पर ये किसके एरिया में थे, मतलब किस स्टेट में देखे गए थे, ये बताना है। आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर, ये लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और भारत चीन सीमा के पास रणनीतिक महत्व के कारण हाल ही में खबरों में देखे गए थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था कि जो ये 3 क्षेत्र हैं ये किन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित दोनों बोला है कि इन दोनों में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित रख दिया, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं ऊपर कि यहाँ पर कि इसमें कहाँ स्थित है। सीधे से पूछ लिया ये खबरों में है, वो कहाँ स्थित है, ये नहीं बोला कि यहाँ पर राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन फंसाने के लिए बोला ये। तो 33 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
34 है। निम्नलिखित में से किन संगठनों ने भारत सरकार और मणिपुर के साथ निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? पहला, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात यहां से क्या होगी? 34 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या है? करेक्ट होगा। ठीक है। सेकेंड बात, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये बात गलत है क्योंकि यहां पर बोडोलैंड असम से संबंधित है, ना कि त्रिपुरा से। ठीक है। और मणिपुर से भी नहीं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये भी क्या होगा? गलत होगा क्योंकि नेशनल जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लिबरेशन ऑफ द त्रिपुरा, ये भी यहाँ से इसमें नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल और जो ऑर्गेनाइजेशन है कियानो और यूनाइटेड जो पीपल्स फ्रंट है, ये कुकी जैसे जोमी जो है ये समुद्री जो विद्रोह होंगे और यहाँ पर समूह थे उनके, उससे हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ से चौथी बात करेक्ट है और पहली बात करेक्ट होगी। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 4 बात यहाँ से सही है। 1 और 4 सही, बाकी 2 और 3 इसमें गलत होंगे। आप ये बोल सकते हो कि जो भारत सरकार जो मणिपुर के निलंबन समझौते थे उसमें कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर यूनाइटेड जो पीपल्स फ्रंट थे ये यहाँ पर इसमें शामिल थे। ठीक है। ये संबंधित थे, तो ये लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर सही पूछा है तो 1 और 4 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 हो गया। 35, यूपीआई पे नाउ लिंकेज के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसमें इसको बोला है, ये उपयोगकर्ताओं को दो तेज भुगतान प्रणालियों में से एक दूसरे के बीच सुविधाजनक, सुरक्षित और सीमा पार धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाएगा। पहली बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लिंकेज भारत के जो पे नाउ है, लिंकेज भारत के यूपीआई और सिंगापुर के जो पे नाउ के बीच यहाँ पर एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो सीमा पार धन हस्तांतरण को सक्षम बनाएगा। सेकेंड बात, ये भारत और मालदीव के बीच है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि ये लिंकेज भारत और सिंगापुर के बीच है, ना कि भारत और मालदीव के बीच। फंड को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का उपयोग करके भारत से या भारत में केवल मोबाइल नंबर के उपयोग करके स्थानांतरित कर सकते हैं इसको। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर फंड को केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करके नहीं बल्कि सिंगापुर में स्थानांतरित कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर जो भारत सिंगापुर में फंड यूपीआई आईडी उसको उपयोग करके भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात सही होगी। क्वेश्चन 36 है। 36 बोला है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें कि यहाँ पर जो अधिनियम जो प्रवासन है और विदेशी अधिनियम उसके बारे में यहाँ पर जो बिल था इसको लेकर के प्रतिस्थापन किया गया था। पहली बात है, पहला यहाँ से पासपोर्ट जो भारत में प्रवेश अधिनियम ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर इसमें क्या है? प्रतिस्थापित किया गया, इसको सही है। सेकंड, विदेशियों का पंजीकरण, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, विदेशी जो अधिनियम है फॉरेन एक्ट है, ये भी यहाँ पर सही होगा। और अप्रवासी जो कैरियर दायित्व है ये भी यहाँ पर इसमें सही होगा। तो यहाँ पर क्या है? सभी यहाँ पर जो प्रवासन और विदेशी अधिनियम है उसके यहाँ पर द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सभी चारों इसके करेक्ट आंसर है जो मौजूदा अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं। राइट। तो आंसर 36 का डी करेक्ट है। डी नहीं, सी करेक्ट है। 1 2 3 4 सी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षा का अधिकार आरटी, राइट टू है ना एजुकेशन। ठीक है। इसके अधिनियम के तहत आपको विचार करना है। पहला, अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को एक मुफ्त शिक्षा की गारंटी, प्राथमिक शिक्षा गारंटी देता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। आरटी 2009 से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा गारंटी देता आ रहा है। ठीक है। सेकेंड बात, अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात में न्यूनतम प्रावधान नहीं था। सेकेंड बात कर लो क्योंकि यहाँ पर अधिनियम में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिए यहाँ पर विशिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात न्यूनतम प्रावधान है। ठीक है। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में वंचित स्कूलों के बच्चों के लिए प्रवेश सीटों का 25% आरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसका भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा। तीसरी बात सही क्योंकि यहाँ पर आरटी के अधिनियम के तहत निजी और गैर सहायता प्राप्त जो स्कूल है उसको वंचित समूह के बच्चों को 25% सीटें यहाँ पर क्या है आरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 38। ये चीज लास्ट वाला जो पॉइंट था याद रखना है क्योंकि जो 25% सीटें थी उसका जो भुगतान होगा राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर जो भारत में कैंसर है उसको लेकर के
भारत में कैंसर के संबंध में विचार करना है। पुरुषों में कैंसर के कुल मामले का एक बड़ा अनुपात देखा गया है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में कैंसर के कुल मामलों में एक बड़ा अनुपात पुरुषों में होता है। ठीक है, मुख्य रूप से फेफड़े, मुंह और पेट के कैंसर के कारण। पहली बात करेक्ट है। देश में मौखिक कैंसर की घटना में वृद्धि हुई है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्योंकि यहाँ पर तंबाकू गुटखे के खाने का यहाँ पर ज़्यादा देखा गया है यहाँ पर मौखिक में। तीसरी बात है, स्तन कैंसर की तुलना में फेफड़ों के कैंसर का पता लगाना आसान होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्तन के कैंसर की तुलना में फेफड़ों के कैंसर का पता लगाना आमतौर में थोड़ा देरी से पता चलता है, क्योंकि फेफड़ों में कैंसर की शुरुआत लक्षण अक्सर अस्पष्ट होती है, पता नहीं चलती है। ठीक है, दो बातें सही है, आंसर यहाँ से सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, उथले भूकंपों की गहराई 0 और 70 किलोमीटर के बीच होती है। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर उथले जो भूकंप है इसकी गहराई 27 और 70 किलोमीटर के बीच होगी। बात सही है। गहरे भूकंप आमतौर पर उथले भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। सेकंड बात होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उथले भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंप की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं। कौन से? उथले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत वह सतह के करीब होता है जिससे सतह पर अधिक विनाश होता है। सेकंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, उथले भूकंप तेजी से फैलते हैं क्योंकि यहाँ पर भूकंपी तरंगें सतह की ओर लंबवत से बढ़ती हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उथले भूकंप तेजी से फैलते हैं, लेकिन जो भूकंपी तरंगें सतह की ओर लंबवत रूप से बढ़ने की बजाय सतह की क्षैतिज रूप से अधिक मात्रा करती हैं। ठीक है, अधिक यात्रा में आगे बढ़ती हैं, तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है यहाँ से, आंसर एक बात इसकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, इबोला रोग के संबंध में विचार करना है। यह बैक्टीरिया के एक समूह के कारण होता है जिसे कवक के रूप में जाना जाता है। पहली बात क्या होगी? 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर इबोला रोग बैक्टीरिया या कवक के कारण नहीं बल्कि यहाँ पर एक वायरस के कारण होता है, इबोला वायरस। यह पहली बार लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में खोजा गया था और मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका में पाया जाता है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, ये शारीरिक तरल पदार्थ के माध्यम से अनुबंधित किया जा सकता है। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह रोग में संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक जो तरल पदार्थ हैं, रक्त या उल्टी मल है ना, उन सबके संपर्क में हो सकता है। तो 2 और 3 बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 2। 41 है, निम्नलिखित में से कौन से संकेतक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है उसमें शामिल है? आंसर हो जाएगा 41 का। एक तो देखो, एक तो पोषण है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आयाम संकेतक क्या क्या हो सकते हैं? तो स्वास्थ्य हो सकता है, पोषण, उसमें बाल, और यहाँ पर किशोर मृत्यु दर भी शामिल होती है बाल पोषण में। ठीक है, शिक्षा को लेकर के क्या हो सकता है? शिक्षा में आपका स्कूली शिक्षा, वर्ष स्कूल में उपस्थिति, ये हो सकता है। जीवन स्तर, पीने का पानी, स्वच्छ गुणवत्ता, बिजली का आवास, ये सब यहाँ पर इसमें हो सकता है। ठीक है, और जो सेकेंड बाल या किशोर मृत्यु दर, ये सब भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और आपका हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होगा? बेरोजगारी इसमें नहीं होगा, और प्रदूषण के संपर्क में आना, ये भी आप इसमें नहीं होगा। तो ये सब यहाँ इसमें नहीं होगा। 3 बातें यहाँ पे जो है 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, अमेरिकन ग्रिप, फिनिश ग्रिप और पेन ग्रिप शब्द संबंधित है किससे? ये संबंधित है भाला फेंक से। किस संबंधित है? भाला फेंक से। अमेरिकन ग्रिप, फिनिश ग्रिप और पेन ग्रिप। भाला फेंक खेल में भाले को पकड़ने से एक विभिन्न तकनीकी होती हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर क्रीक विवाद को पहली बार आधिकारिक तौर पर संबोधित किया गया था कब? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर 1914 में बॉम्बे सरकार द्वारा। ठीक है, सर क्रीक विवाद को पहली बार आधिकारिक तौर पर 1914 में बॉम्बे सरकार द्वारा जारी एक प्रस्ताव के माध्यम से संबोधित किया गया था, जिसने कच्छ और सिंध के बीच सीमा के परिभाषित किया था। क्वेश्चन 44 है, 44 यहाँ से ये पॉलीमेटालिक जो यहाँ पर सल्फाइड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोला है कौन सी धातु पॉलीमेटालिक सल्फाइड शामिल नहीं है इसमें? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर एक तो मैग्नीशियम। ठीक है, केवल मैग्नीशियम आप इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमेटालिक जो सल्फाइड है इसमें समुद्री तल में पाए जाने वाले खनिज भंडार हैं, जिनमें मुख्य रूप से लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और कुछ अन्य ट्रेस धातुएं भी शामिल होती हैं। मैग्नीशियम इसमें नहीं शामिल होता है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिर्फ एक बात यहाँ से इसकी क्या है? एक बात इसकी यहाँ से सही नहीं है, मतलब एक यहाँ पे शामिल नहीं। कौन सा? ये मैग्नीशियम। एक क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत सरकार ने
2 सीमा रेल पार परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा की है, जो असम और पश्चिम बंगाल को भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ेगी। पहली बात क्या होगा, 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत भूटान को जोड़ने वाली के लिए यहाँ पर भारत सरकार ने असम में कोकराझार से गोल्फू और पश्चिम बंगाल के बंदराहाट में समस्त से जो 2 सीमा पार रेल परियोजना है इसकी यहाँ पर घोषणा की है। पहली बात करेक्ट है। वर्तमान में भूटान में केवल एक रेलवे नेटवर्क है, ये बात गलत है। भूटान में वर्तमान में कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है। ये परियोजना भूटान में पहला रेलवे कनेक्शन स्थापित करेंगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 45 का, केवल एक यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो। 46 नंबर है, अतिशोषित ब्लॉक वे हैं जहां भूजल निष्कर्षण का चरण 100% से अधिक होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, भूजल ब्लॉक को लेकर के क्वेश्चन है, ठीक है। अतिशोषित ब्लॉक जो होते हैं भूजल निष्कर्षण से 100% से अधिक होते हैं, बस सही है। सेकंड बात है, 90 से 100% के बीच भूजल निष्कर्षण वाले ब्लॉकों को गंभीर या क्रिटिकल ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत करते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, सुरक्षित ब्लॉक जो होते हैं सेफ ब्लॉक्स, इसमें जहां भूजल निष्कर्षण का चरण 70% से उससे कम होता है, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। 46 का आंसर सभी 3 सी यहाँ से सही आंसर है। 47 है, डायथाइलिन ग्लाइकॉल के संबंध में विचार करना है। ये एक जहरीला औद्योगिक रसायन होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डायथाइलिन ग्लाइकॉल एक जहरीला औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग पेंट, विलायक और प्लास्टिक निर्माण में कर सकते हैं। इसका उपयोग खांसी की दवाई के निर्माण में कर सकते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि इसे अक्सर एक मीठा स्वाद देने वाले सस्ते विलायक के रूप में, अवैध के रूप में खांसी की दवाई और उसमें मिला सकते हैं, जिससे यहाँ पर परिणामस्वरूप गुर्दे की गंभीर विफलता के कारण मृत्यु भी हो सकती है। बहुत लोग सस्ते मतलब मीठे की वजह से इसको मिलाते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये भी बात सही है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, 47 का सी आंसर स्टेटमेंट सही है। 48, हाल ही में चक्रवात शक्ति विकसित हुआ है कहाँ पर, आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर हिंद महासागर, अरब महासागर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो चक्रवात शक्ति है इसको हाल ही में अरब सागर में विकसित एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना गया। आपसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चक्रवात शक्ति जो आया था हाल ही में, ये किस टाइप का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, उपोष्णकटिबंधीय या शीत, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, चिकनगुनिया रोग के संबंध में विचार करना है। ये एक जीवाणु संक्रमण है। पहला क्या होगा, 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चिकनगुनिया एक जीवाणु संक्रमण नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक चिकनगुनिया वायरस है, उससे कारण होने वाला एक वायरस या वायरल संक्रमण होगा, जो संक्रमित मच्छरों के जो मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपेटिक्स को काटने से फैलता है। पहले गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, लक्षणों में तेज बुखार और गंभीर जोड़ों में दर्द शामिल हो सकता है, सेकेंड बात सही है, ठीक है। तीसरी बात है, और यहाँ पर काफ़ी वीकनेस भी लगेगा, ठीक है। पहली बात गलत है, दूसरी बात यहाँ से सही है। इन बीमारियों की कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, सही है, क्योंकि यहाँ पर चिकनगुनिया के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, और उपचार मुख्य रूप से लक्षणों के साथ जैसे दर्द निवारक पर केंद्रित है, मतलब दर्द निवारक गोली खा के आप इसमें काम चला सकते हो, लेकिन इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। 2-3 बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, 49 का 2-3 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर, हाल ही में लॉन्च किए गए सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस के संबंध में विचार करना है। इसे दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन द्वारा बनाए रखा और यहाँ पर संचालित किया जाएगा। पहली बात क्या होगी, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ट्रेन बांग्लादेश से होकर गुजरेगी, सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेन भारत के भीतर पश्चिम बंगाल और मिजोरम के बीच यहाँ पर चलेगी, जो बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरती है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली वाली बात थी, यहाँ पर सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस का संचालन रख रखाव दक्षिण पूर्वी रेलवे जो जोन है वो करेगा, और सेरांग स्टेशन मिजोरम की राजधानी आइजोल के करीब है और एक महत्वपूर्ण रेलवे परियोजना का भी हिस्सा होगी, ठीक है। आंसर केवल एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ये, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 1 में 50 आए, जो पार्ट 2 होगा उसमें भी आपके क्वेश्चन 50 आएंगे, मतलब 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन वहाँ पे होंगे। अगला जो पार्ट आएगा 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन वहाँ से आपके होंगे। तो इस टाइप से पूरे 150 क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका कल शाम तक या परसों आपको आएगा। मैं अपडेट टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। ताकि कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में जोड़कर पूछ सकते हो। और एक ही क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका ईपीएफओ का एग्जाम भी है,
इसमें आपको हेल्प करेगा ही करेगा। साथ में जो यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी के लिए ही बनाएगा, यूपीएससी जो आईएएस प्री का एग्जाम होना है उसके लिए बनाएगा, लेकिन यहाँ पर ईपीएफएम में हेल्प कर सकता है आपको, ठीक है, याद रखना है। और इस टाइप से अक्टूबर का पूरा होगा, फिर उसके बाद उठाएंगे यहाँ से सितंबर का जो बचा हुआ पेंडिंग, वो सितंबर का भी करेंगे, ठीक है। जो पीछे बचे हुए वो कराएंगे और जो आगे मंथ आएगा उसका बाद में करा देंगे लास्ट में आके, राइट। तो एंड करते हैं ऐसे, बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।